हाय एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुली। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि हमारी फंसना पक्का सीरीज को देखने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी मैंने पूरी अच्छी से स्टडी करी है इस चैप्टर की, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे इसे एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद पूरा आपका चैप्टर अच्छे से हो चुका होगा। तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। मल्टीपल क्वेश्चंस इसलिए होते हैं क्योंकि एक ही टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सारे टाइप्स से क्वेश्चन डाल दिए। तो सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। यहाँ पे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनका आंसर जस्ट आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो जो हमारे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न होता है और हमारी डेंसिटी होती है, ये हमें कई चीज़ें बताती है किसी पॉपुलेशन के बारे में, कि ओवर द टाइम यहाँ पे किस तरीके से बर्थ रेट रहा है, डेथ रेट रहा है, डिसीजेस वगैरह आई हैं। तो बहुत सारे डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इनके थ्रू देखने को मिलते हैं किसी भी एरिया के। अगर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अनइवन रहा है हमारे अर्थ सरफेस पे। 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% लैंड पे रहता है। इसमें भी जो टॉप 10 कंट्रीज हैं, टॉप 10 पॉपुलस कंट्रीज हैं हमारे वर्ल्ड की, उसमें 60% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो वहाँ पे रहता है। और इन टॉप 10 कंट्रीज में भी जो 6 कंट्रीज हैं वो हमारे एशिया को बिलोंग करती है। तो इससे समझ में आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन किस कंट्री में है, और इससे आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे एशियन कंट्रीज में हमें देखने को मिल जाती है। वॉट डू यू मीन बाय डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग किसी एक एरिया में रहते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया गया है कोई एक रीजन है जहाँ पे 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और इतनी पॉपुलेशन रहती है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे डेंसिटी निकालने के लिए। पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू आंसर, यानी कि 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर उस रीजन में रहते हैं। नेम द 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो 3 फैक्टर्स क्या है? जोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब आपको जो क्वेश्चन है वो सिर्फ जोग्राफिकल फैक्टर्स पे लिखने को आ सकता है या फिर सिर्फ इस पे लिखने को आ सकता है, तो तीनों के आंसर्स हम एक एक करके देख लेंगे। एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, नेविगेशन के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वाटर हमारी बेसिक नेसेसिटी है हम ह्यूमंस के सर्वाइवल की, तो इसलिए जो रिवर वैलीज होती है वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद दूसरा फैक्टर आता है लैंड फॉर्म। जहाँ पे प्लेन्स हैं या फिर जेंटल स्लोप्स हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है बजाय हमारे माउंटेनियस रीजन्स के, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना, यहाँ पे रोड्स बिल्ड करना, फैक्ट्री सेटअप करना, इंडस्ट्री सेटअप करना ज़्यादा ईजी होता है। कंपेरेटिवली अगर अपन बात करें माउंटेनियस रीजन्स की, तो यहाँ पे हर काम थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको करना है, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सर्वाइवल डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इन रीजन्स पे पॉपुलेशन थोड़ी सी स्कार्सली पॉपुलेटेड होते हैं ये रीजन्स। इसके बाद क्लाइमेट, ऐसे रीजन्स जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, इन जगहों पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। और अगर हम नॉर्मल रीजन्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिटेरेनियन रीजन, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो अच्छा होता है, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा अच्छा है, प्लेजेंट क्लाइमेट है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी हाई रहती है। इसके बाद सॉइल्स, जहाँ पे भी थोड़ी फर्टाइल लैंड होगा वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना थोड़ा ईजी है, थोड़ा उनको हेल्प करता है, तो इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है। तो ये हो गया हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो अगर अपन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला है मिनरल अवेलेबिलिटी। जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज आने लगती है, वहाँ पे लोग आने लगते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो यहाँ पे आप काम कर सकते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होने लगते हैं। जैसे कि कटाम्बा जाम्बिया रीजन है, हमारे कॉपर बेल्ट का रीजन है अफ्रीका में, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इसके बाद अर्बनाइजेशन एक फैक्टर है। जिस भी जगह पे अर्बनाइजेशन होगा यानी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होने लगेगी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगेगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलने लगेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगेंगी, तो क्या होता है यहाँ पे भी लोग आना प्रेफर करेंगे, तो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगते हैं। तो ये रीज़न है कि जो अर्बन एरियाज हैं, मेगा सिटीज़ हैं, वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो
लाइफस्टाइल है थोड़ा ईज़ी हो जाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, जिस भी जगह पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, वहाँ पे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप बढ़ने लगेंगी, तो इसलिए यहाँ पे लोग शिफ्ट होने लगेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, बल्कि बाकी अपॉर्च्युनिटीज़ भी यहाँ पे ग्रो होने लगेंगी। जैसे कि अब नए-नए शॉपकीपर्स यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे, शॉप्स खुलेंगी, बैंक एम्प्लॉइज़, डॉक्टर्स, टीचर्स और बाकी जितने भी सर्विस सेक्टर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहे होंगे, उनको भी यहाँ पे बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही होंगी। इसका एक अच्छा एग्जांपल है हमारे कोबे ओसाका रीजन, जो कि जापान में है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। एक्सप्लेन द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस की कोई चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई मंदिर वगैरह है, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगेगी क्योंकि लोग वहाँ पे विजिट करना चाहेंगे। इसके बाद कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सोशल या फिर पॉलिटिकल अनरेस्ट है, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल पे, तो वहाँ से लोग बाहर शिफ्ट होने लगेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है। गवर्नमेंट कुछ रीजन्स के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है कि यहाँ की पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे हमें लोगों को बढ़ाना है, तो यहाँ पे इंसेंटिव्स हम देंगे लोगों को रहने के लिए। मे बी कोई चीज़ चीपर रेट्स पे अवेलेबल होगी या फिर इस तरीके के इंसेंटिव्स। और कोई एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है, तो वहाँ से भी लोगों को बाहर शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देगी कि यहाँ से आप बाहर निकलिए, तो अलग-अलग रीजन्स प्रोवाइड करेगी। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन चेंज? इसका आंसर देखने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। आपको पता ही है कि एग्जाम्स पास आ रहे हैं, हमारे लिए प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए ये बुक है ओसवाल गुरुकुल की। इसमें पिछले 10 साल के हमारे दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के जितने भी सेट्स हैं, सारे के सारे आपको सॉल्व देखने को मिल जाएंगे। तो ये बुक आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ के सारे मेजर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे पिछले 10 ईयर्स के। लिस्ट आपको सब्जेक्ट की यहाँ पे स्क्रीन में डाल दूंगा, तो इसको खरीदना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आपकी जो एंड डेज की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर देगा, बूस्ट कर देगा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ या फिर पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है किसी एक टाइम पीरियड में, किसी एक रीजन में कितनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है या कम हुई है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम एब्सोल्यूट नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इतनी एग्जैक्ट पॉपुलेशन यहाँ की चेंज हुई है, या फिर उसको हम परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब पॉपुलेशन चेंज उस रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पे डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वहाँ की पॉपुलेशन पॉजिटिवली ग्रो हो रही होगी, और अगर वहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा होगा या फिर बहुत ज़्यादा उथल पथल होगी, माहौल में बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, तो वहाँ पे नेगेटिवली नंबर्स ड्रॉप हो रहे होंगे। What are the three components of population change? Explain. तो 3 कंपोनेंट याद रखिएगा, बर्थ्स, डेथ्स और माइग्रेशन। एक एक करके हम तीनों पे क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्रूड बर्थ रेट जो होता है CBR, ये हमें बताता है कितने लाइव बर्थ्स हुए पर 1000 पॉपुलेशन इन एनी गिवन एरिया। बेसिकली बर्थ डिवाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, इससे हमारा CBR निकल जाता है। अब ये हमारे क्या क्या इफेक्ट्स करता है हमारे पॉपुलेशन चेंज में। सबसे पहले तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। अगर हमारी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो रहा होगा तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी पॉजिटिवली ग्रो हो रही होगी। इसके बाद CDR यानी कि क्रूड डेथ रेट, इसका भी इतना ही पार्टिसिपेशन होता है पॉपुलेशन चेंज में। अगर पॉपुलेशन को पॉजिटिवली ग्रो करना है तो एक चीज़ हो सकती है कि जो हमारा बर्थ रेट है वो बढ़ रहा हो, दूसरी चीज़ हो सकती है कि जो हमारा डेथ रेट है वो कम हो रहा हो, तो इसका भी इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ये हमें बताता है किसी एक जगह पे पर 1000 पॉपुलेशन कितनी डेथ्स हो रही है किसी भी रीजन में। तो इसका फॉर्मूला जस्ट सेम ही है, डेथ डिवाइड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इसके भी अगर अपन इफेक्ट देखें तो ये हमारी मॉर्टेलिटी रेट को इफेक्ट करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। डेथ रेट अगर बढ़ रहा है यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिवली ग्रो कर रही है। इसके बाद थर्ड हमारा फैक्टर आता है माइग्रेशन। तो हम इसके आंसर पूरे को देख लेते हैं। डिफाइन माइग्रेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर इट्स कॉजेस। माइग्रेशन की सिंपल डेफिनेशन होती है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जिस जगह को आप छोड़ के जा रहे हो वो हो गई आपकी प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जिस जगह पे आप जा रहे हो वो हो गई आपकी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। प्लेस ऑफ ओरिजिन की पॉपुलेशन माइग्रेशन के कारण कम होगी और डेस्टिनेशन की पॉपुलेशन बढ़ेगी। लोग अलग अलग रीजंस के कारण माइग्रेट करते हैं। ये वाले माइग्रेशन का आंसर हम 2 स्लाइड में देखने वाले हैं। अगले स्लाइड में हम और भी अच्छे से देखेंगे कि वो रीजंस क्या क्या होते हैं। तो माइग्रेशन होता है वो परमानेंट, टेम्परेरी या सीजनल भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल आपको अपने आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने परमानेंट या टेम्परेरी माइग्रेशन किया भी हो। अगर हम देखें तो जो माइग्रेशन है वो रूरल टू रूरल एरियाज हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव, या फिर रूरल टू अर्बन हो सकता है, अर्बन टू रूरल हो सकता है। ये सब हमें देखने को मिल जाता है।
अब किसी नई जगह पे सेटल होना, ये हो गया इमिग्रेशन, इनको हम बोलते हैं इमिग्रेंट्स। अपनी पुरानी जगह को छोड़ के जाना, इसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एमिग्रेंट्स। एक साथ लोग इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों भी हो सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला था फैक्टर्स क्या होते हैं माइग्रेशन के लिए, तो दो फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। जैसे कि जिस जगह पे मैं हूँ, मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आने लगे, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये सारे हो गए पुश फैक्टर्स जो कि मुझे इस जगह से बाहर निकलने के लिए फोर्स कर रहे हैं, मैं इस जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहूँगा। तो ये होगा इस जगह के पुश फैक्टर्स। और पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? अब मैं कहाँ जाऊँगा? जिस जगह की पॉलिटिकल पार्टी बहुत अच्छी है, जिस जगह पे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे रहने की जो कंडीशंस है, लाइवलीहुड है, वो बहुत अच्छा है, जहाँ पे ईज़िली मुझे जॉब मिल जाएगी। तो ये सारे हो गए उस जगह के पुल फैक्टर्स। तो ये दो मेन कारण होते हैं कि लोग क्यों माइग्रेट करते हैं और किस जगह से बाहर निकलते हैं, किस जगह पे जाते हैं। Describe the different trends of population growth in the world from an early period to the present day। आज की डेट पे हमारी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन हम पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। हम देखेंगे कि किस टाइम के बाद हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से बढ़ने लगी। सबसे पहले अर्ली पीरियड्स में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का टाइम था, वो काफ़ी ग्रोथ रेट था वो थोड़ा कम था। रीजंस थे, एपिडेमिक्स थे, डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई था। ये कुछ रीजंस थे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अभी की अगर हम बात करें, आखिरी कुछ 100 ईयर्स की बात करें, तो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हम पहुंच गए पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले में। स्टार्टिंग अगर हम बात करें आज से 12,000 8,000 ईयर्स पहले की, जब इंट्रोडक्शन हुआ था एग्रीकल्चर का, उसका एवोल्यूशन हो रहा था, तो पॉपुलेशन 8 मिलियन थी। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी एडी में 300 मिलियन। लेकिन जब हमारा ट्रेड चालू हुआ, वर्ल्ड ट्रेड काफ़ी ज़्यादा रैपिड होने लगा, फैलने लगा पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ने लगी। 1750 में जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो थी 550 मिलियन। जब 18th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म हुआ, उस टाइम पे हमारी जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से एक्सप्लोड करने लगी। रीज़न सिंपल थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके थे, जो हमारा डेथ रेट है अब वो धीरे धीरे कम होने लगा था। और इस टाइम पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करती थी। तो ये कुछ रीजंस थे कि एकदम से हमारा जो पॉपुलेशन चेंज है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हाई होने लगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली पॉपुलेशन ग्रो करने लगी। अगला आंसर जस्ट इसी से रिलेटेड है। राइट अ नोट ऑन डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, की कितने टाइम पे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डबल करती है। तो एक टाइम पे आप देख सकते हैं 1500 ईयर्स लगे थे और आज की डेट पे हम 50 ईयर्स के आसपास में पहुंच गए। ये चार्ट आप पूरा देख सकते हैं पॉज करके। इसके बाद पहला जो बिलियन मार्क था हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन का, उसको हमें क्रॉस करने के लिए मिलियन ईयर्स लगे थे, और 5 बिलियन से 6 बिलियन जाने के लिए मात्र 12 ईयर्स। तो इससे समझ में आता है कि जो डबलिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो चुका है। लेकिन इसमें हमें वेरिएशन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे कंपैरेटिवली जो डबलिंग टाइम है वो अब रिड्यूस हो रहा है कंपेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है। Although the annual rate of population change, which is 1.4%, seem to be low, it is actually not so. Why? तो अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भले ही आपका जो नंबर है 1.4% वो देखने में कम लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का 1.4% भी बहुत बड़ा होता है, जिससे जो पॉपुलेशन चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दूसरी चीज़ हमारे सामने ये आती है कि अगर आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम भी हो रहा है, तो उसके बाद भी जो आपका पॉपुलेशन ग्रो हर साल होगा वो बहुत बड़ा हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो 1.4% होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है तो ये भी कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को दिखा रहा है कि हो सकता है जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो आपका अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत सारी इन्फेंट्स डेथ हो रही हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपका जो डेथ रेट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ है, यानी कि विमेन डेथ है, वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण आपका जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन में जा रहा है। राइट अ नोट ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अगर एक छोटा सा इंक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन चेंज में, तो इसको डिजायरेबल समझा जाता है कि एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए एक स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक डिजायरेबल चीज़ है। लेकिन जब एक स्मॉल इंक्रीमेंट एक बहुत लार्ज इंक्रीमेंट बन जाता है, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है,
जैसे कि आज की डेट पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लीड करता है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज़, कि आपके पास उतनी रिसोर्सेज़ ही नहीं बचेगी इतनी पॉपुलेशन को सँभालने के लिए। जब पॉपुलेशन डिक्लाइन भी होता है, तो भी हमें प्रॉब्लम होती है। तो एक चीज़ है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए और पॉपुलेशन कम भी हो रही है, तो ये क्या दिखा रहा है कि हो सकता है एपिडेमिक्स आ रहे हों, हो सकता है आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो सकता है कि जो आपकी रिसोर्सेज़ आपको पहले हेल्प करती थी, वो अब आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, वो आपके लिए इनसफिशिएंट पड़ने लग गई हैं। तो ये हमें दिखाता है कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम भी हो रहा है, तो भी आपके लिए हार्मफुल ही है, वो आपके नेगेटिव्स को दिखा रहा है। With the help of a neat and labeled diagram, explain the 3 stages of demographic transition theory। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से सुनिएगा। ये हमें बताती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कि जब एक रीजन रूरल से अर्बन शिफ्ट होता है और यहाँ की पॉपुलेशन लिटरेसी की तरफ शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे हमें हाई बर्थ और हाई डेथ रेट से लो बर्थ और लो डेथ रेट का शिफ्ट हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन में। और ये जो शिफ्टिंग है, जो ट्रांजिशन है, वो स्टेजेस में होता है, जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल्स। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हमें हेल्प करती है किसी भी रीजन का फ्यूचर पॉपुलेशन चेंज प्रिडिक्ट करने में, बताने में कि वहाँ पे किस तरीके से चेंजेस आएंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी रेट हाई होता है और मोर्टेलिटी हाई होता है, यानी कि डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बर्थ्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस जगह पे एपिडेमिक्स आ रहे होंगे, सैनिटेशन अच्छा नहीं होगा, ये सारे रीजंस के कारण मोर्टेलिटी हाई होगी, जिसके कारण पॉपुलेशन चाहेगी कि बर्थ्स भी हाई हो ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। इस टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो स्लो रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली डेथ्स और बर्थ्स एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। जो ज़्यादातर पॉपुलेशन होगी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी और लार्ज फैमिली रखना चाहेगी। इसके अलावा जो एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की वो कम रहेगी, लोग कम सर्वाइव कर रहे होंगे, लोग इलिटरेट होंगे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा नहीं होगा। बेसिकली एक रूरल टाइप का एटमॉस्फेयर होगा, जो कि आज से 200 ईयर्स अगो ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसी टाइप का एटमॉस्फेयर था और सब कंट्रीज इसी स्टेज पे हुआ करती थी। लेकिन फिर आता है हमारा सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में स्टार्टिंग में फर्टिलिटी रेट हाई होगा, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो मोर्टेलिटी रेट है वो गिर जाएगा, यानी कि अब लोगों की डेथ कम हो रही है एपिडेमिक्स वगैरह के कारण। बेसिकली सैनिटेशन इंप्रूव हो चुका है, हेल्थ कंडीशंस लोगों की इंप्रूव हो चुकी है। इस फेज की अगर हम बात करें तो एक गैप बन जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, पॉपुलेशन सर्वाइव ज़्यादा कर रही है और जो बर्थ रेट भी है वो एकदम से कम नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे कम हुआ है, तो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो थोड़ी बढ़ेगी। इसके बाद आता है हमारा थर्ड स्टेज। ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज है, जहाँ पे अर्बनाइजेशन अच्छे से हो चुका है। होगा क्या, फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों गिर जाएंगे, यानी कि बर्थ भी कम हो रही होंगी और डेथ भी कम हो रही होंगी। तो पॉपुलेशन है वो या तो स्टेबल हो जाएगी या फिर धीरे धीरे ग्रो कर रही होगी, जैसा कि डिजायरेबल होता है। जो पॉपुलेशन है वो अब अर्बनाइज हो चुकी होगी, लिटरेट हो चुकी होगी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका होगा एंड हैव टेक्निकल नो हाउ यानी कि टेक्निकल नॉलेज उनके पास अच्छा रहेगा और ये डेलिबरेटली अपनी जो फैमिली साइज है उसको कंट्रोल करेगी। उसके पास इतना नॉलेज होगा कि कितनी फैमिली साइज होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग ये करेगी। इससे रिलेटेड हम आगे एक आंसर भी देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उसके कुछ रीजंस ये हैं, क्योंकि वो थर्ड स्टेज में होती है हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के। अब आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज सेकेंड स्टेज में, कोई थर्ड में, अलग अलग स्टेजेस में हमारी कंट्रीज लाई करती हैं। ये एक पूरा चार्ट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। हमें डायग्राम भी बनाना था, तो ये डायग्राम हम उसमें बनाएंगे। एक रूरल से अर्बन शिफ्ट हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में होता है। गिव सम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग, यानी कि बर्थ को स्पेस करना या फिर प्रिवेंट करना कंप्लीटली। जैसे जैसे फैमिली प्लानिंग प्रमोट होगी हमारी सोसाइटी में, वैसे वैसे विमेन की जो हेल्थ है उसमें भी बेनिफिट हमें होगा। साथ साथ जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसको भी हम लिमिट कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा होती है, जहाँ पे फैमिली प्लानिंग पे नॉलेज ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसके बाद नॉलेज हमें प्रमोट करना चाहिए सोसाइटी में। गवर्नमेंट को अपनी तरफ से स्टेप्स लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की फ्री अवेलेबिलिटी, जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। टैक्स डिसइंसेंटिव्स दे सकती है लार्ज फैमिलीज को, कि अगर आपकी बहुत सारी लार्ज फैमिलीज हैं तो आपको टैक्स इंसेंटिव्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने में हमें हेल्प कर सकती है। अब एक बहुत जनरल क्वेश्चन आएगा कि क्यों हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, तो उसका रीज़न हमारे सामने बहुत सिंपल है। थॉमस माल्थस ने अपनी एक थ्योरी में बताया था कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे पॉपुलेशन जो इंक्रीज है वो फूड सप्लाई से भी ज़्यादा हो रही होगी, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए फूड भी नहीं बचेगा। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो पॉपुलेशन क्रैश आ सकता है, यानी कि फेमाइन्स आएंगे, डिसीजेस आएंगे, वॉर्स हो सकती
सकती हैं, लोगों के पास खाने को नहीं होगा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं। और प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसलिए हमें प्रिवेंट करना चाहिए। हमें पॉपुलेशन जो इतनी स्पीड में बढ़ रही है उसको रोकना चाहिए। अगर हमें अपनी रिसोर्सेज बचानी है, अगर हमें अपने इस अर्थ को बचाना है, हमारे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है, तो इसलिए हमें प्रिवेंशन पहले ही करना चाहिए और नॉलेज स्प्रेड करना चाहिए फैमिली प्लानिंग को लेके और प्रिवेंटिव मेजर्स को लेके। अब डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हमारे सामने आते हैं, छोटे छोटी डेफिनेशन है इनकी, एक एक स्लाइड में हम देखते जाएंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सीधे हम इसका आंसर देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 2 पॉइंट ऑफ टाइम में कितनी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, वो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। फॉर एग्जांपल इंडिया में 2001 और 2011 के बीच में कितना चेंज आया, हम सिंपल 11 की पॉपुलेशन को 2001 की पॉपुलेशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, विच इज इन नंबर्स 18.15 करोड़। अगला आता है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसी चीज़ को अगर हमने परसेंटेज में डिस्क्राइब कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो वो हो गया हमारा ग्रोथ रेट, विच वॉज 17.64% 2001 और 11 के बीच में। फिर आता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेचुरल ग्रोथ यानी कि बर्थ माइनस डेथ। अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हमारा माइग्रेशंस। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ जो पॉपुलेशन होता है किसी भी जगह का, उसमें हमें इन माइग्रेशन को ऐड करना पड़ता है, कितने लोग इस जगह पे आए और कितने लोग इस जगह से निकले, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है वो ये होती है, बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इसके बाद पॉजिटिव ग्रोथ कब होगी, जब हमारी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो बढ़ रही होगी पॉपुलेशन उसकी, तो हमारी होगी पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि हमारे पास बर्थ्स और इन माइग्रेशन ज़्यादा है और डेथ्स और आउट माइग्रेशन कम है। और नेगेटिव ग्रोथ जस्ट इसका उल्टा, जब बर्थ कम है, डेथ्स ज़्यादा है और हमारी जो माइग्रेशन है, यहाँ पे लोग आए कम है और यहाँ से गए ज़्यादा है, तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिवली ग्रो कर रही होगी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनका आंसर हमने पहले ही देख लिया। हमने देख लिया कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ रेट क्या होती है, पुश पुल फैक्टर्स हमने देख लिए, सारे आंसर्स हम देख चुके हैं। बस आपको कंपैरिजन में आ सकते हैं, आपको क्वेश्चंस कंबाइन होके आ सकते हैं। तो जो हमने अलग अलग स्लाइड में देखा था वो आपको एक आंसर में लिखना पड़ेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। हम पहले ही देख चुके हैं, इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया है क्या कोरिलेशन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के बीच में। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, बाय बाय।